हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे साइक्लोट्रॉन का। ये साइक्लोट्रॉन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इस साइक्लोट्रॉन के बारे में डिटेल रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में साइक्लोट्रॉन से संबंधित सारे चीजें हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। बात करते हैं साइक्लोट्रॉन है क्या। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? तो साइक्लोट्रॉन इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू oscillate पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ये जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है। मीन्स हम कहेंगे साइक्लोट्रॉन इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जब एक्सेलरेट करना होता है तो साइक्लोट्रॉन की हम लोग हेल्प लेते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मीन्स हम कह सकते हैं लाइक प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स एंड आयंस। ये जो है वो टोटली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। वो आपका मीन्स हम कह सकते हैं प्रोटॉन्स कह सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कह सकते हैं, न्यूट्रॉन्स कह सकते हैं या फिर आयंस। ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। इसको एक्सेलरेट करना हो तो हम साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट positively charged particles like protons, alpha particles, neutrons, ions, etc. to acquire enough energy to carry out nuclear disintegration. न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में यदि हमें एनर्जी को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं जिससे कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाता है। बात करते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो प्रिंसिपल की बात करते हैं व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज मेड टू मूव time and again in a high frequency electric field and using strong magnetic field it gets accelerated and acquires sufficient large amount of energy. Means किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को यदि हम किसी भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक्सेलरेट कराते हैं तो एक्सेलरेट करने से उसमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। मींस बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस्ड होने लगती है। तो इसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो हम कहेंगे क्या प्रिंसिपल? व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज मेड टू मूव time and again in a high frequency electric field and using strong magnetic field it gets accelerated and acquires sufficiently large amount of energy. मीन्स किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को यदि हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट कराते हैं तो उससे वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने लगता है। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले ये फिगर ध्यान से आप समझिएगा। इस फिगर में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दो पोल्स हैं जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम 2 डीज रखे हैं जो डी टाइप के हैं, D1 और D2। ये D1 D2 जो है वो मेटॉलिक चेम्बर्स होते हैं। D1 D2 क्या है? मेटॉलिक चेम्बर्स होते हैं जो डी शेप के होते हैं, जो दोनों का एक छोटा सा गैप के बीच में हम रख देते हैं। मीन्स D1 D2 जो है 2 मेटॉलिक चेम्बर्स हैं जो कुछ दूरी पर एक गैप में हम रख देते हैं और इस गैप में हम क्या करते हैं? सोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को पुट कर देते हैं। जैसे और सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल को हम पुट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? हम वायर के थ्रू, हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही इसमें हाई फ्रीक्वेंसी और देते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये मूव करने लगता है। ये मूव जो होता है स्पाइरल होने लगता है, इस तरह से ये मूव करने लगता है ये। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो किसी टारगेट पे अगर हमको लेना हो तो हम वहां पर इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हुआ टारगेट। इसी के बारे में डिटेल हम लोग लिखेंगे।
कंस्ट्रक्शन में it consists of two hollow D-shaped metallic chambers D1 and D2 called Ds। ये आप देख सकते हैं D1 D2 जो है टू hollow D-shaped metallic chambers हैं जिसको हम लोग Ds के नाम से जानते हैं। These are separated by a small gap where a source of positively charged particle is placed। ये आप D1 D2 देखिए, ये D1 D2 कुछ ही गैप में इसको रख देते हैं और उस गैप में कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को रख देते हैं, चाहे अल्फा पार्टिकल्स रखिए, न्यूट्रॉन्स रखिए या फिर आयंस रखिए या प्रोटॉन्स रखिए। These are connected to high frequency oscillator। ये D जो है, ये D1 D2 दोनों हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं, which provides high frequency electric field across the gap of the Ds। अब ये जब दोनों को हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वो मीन्स Ds को देने लगता है, प्रोवाइड करने लगता है। Gap of the particles inside the Ds are shielded from electric field, but the magnetic field on them and makes them move in circular path in the D। जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से इसको कनेक्ट करते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ये मूव करने लगता है। रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी ऑफ electric oscillation ensure that the particle is always oscillated by the electric field। मीन्स जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ड्यू टू रिवर्सल पोलरिटी, मीन्स ये जो है चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव होता है और D2 जो है वो नेगेटिव होते हैं। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्ट होकर के D2 पार्टिकल्स में D2 में आ जाते हैं और इस तरह से ये मूव करने लगते हैं। और ये मूव जो होता है वो स्पाइरल होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एक्सेलरेशन। मीन्स जैसे जैसे एक्सेलरेट होते हैं, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, उसी तरह से उसका जो रेडियस होता है मूविंग करने का वो भी इंक्रीज करता है। मीन्स इंक्रीज द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल देन इंक्रीज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। मीन्स इसको अगर जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल को हम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इसका रेडियस भी इंक्रीज होने लगता है। सो पाथ ऑफ द पार्टिकल बिकॉम्स अ स्पाइरल, जिसके वजह से ये जो आप देख सकते हैं पाथ ये इस तरह से ही मूव कर रहा है। ये पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स बिकॉम्स अ स्पाइरल, ये स्पाइरल बिकॉम हो जाते हैं। दिस अरेंजमेंट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस पोजीशन को, इस अरेंजमेंट को हम टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में अरेंज कर देते हैं, मीन्स रख देते हैं, तभी ये वर्क करता है। अब बात करेंगे व्हाट इज द वर्क ऑफ द साइक्लोट्रॉन। व्हाट इज द वर्क ऑफ द साइक्लोट्रॉन, इसकी बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंसी होंगे, उस फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे और टाइम पीरियड को निकालेंगे और एंगुलर फ्रीक्वेंसी करते हैं। ये साइक्लोट्रॉन जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस तरह इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये D1 D2 Ds है, ये हाई फ्रीक्वेंसी को हम लोग D1 D2 को जोड़ दिए हैं और ये आप देख रहे हैं टारगेट है। इसके अंदर जो होते हैं चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। इसका स्टेप वाइज स्टेप की बात करेंगे। सबसे पहले वर्किंग में बात करते हैं। इफ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम सोर्स, सपोज दैट इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है हमारा प्रोटॉन है और वो इमिट कर रहा है। व्हेन D2 इज नेगेटिवली चार्ज एंड D1 इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इसको जब हम D1 D2 को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिए हैं तो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो सपोज दैट हमारा D2 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, D2
इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड D1 जो है वो पॉजिटिवली है। और इसके अंदर जो है D1 D2 के बीच का जो गैप है, उस बीच गैप में हम लोग एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कैप किए हुए मीन्स रखे हुए हैं। इट विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स D2। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं ये कनेक्ट होते हैं तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट होता है तो इमिटेड होने लगता है, और इमिटेड होने के बाद वो D2 की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। क्यों D2 की ओर अट्रैक्ट होता है? क्योंकि D2 जो है वो निगेटिवली चार्ज है, ये D2 निगेटिवली चार्ज है, और ये जो गैप है इस गैप में हमारा सोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। As soon as it enters D2, ये जैसे ही D2 में इंटर करता है, it is shielded from the electric field by the metallic chamber। ये जैसे D2 में इंटर करता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक ये शील्डिंग होने लगता है। It moves at right angles to the magnetic field and hence describe a semicircle inside it। और जैसी इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है, ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर ये एरो वाला निशान आप देखते हैं, ये बी वेक्टर है। बी वेक्टर मींस मैग्नेटिक फील्ड है। जैसी शील्डिंग होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल्स, तो ये चार्ज पार्टिकल्स पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू वो मूव करने लगता है, तो उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी उस पे वर्क करता है, जिसकी वजह से वो मूव करने लगता है। इट इंटर्स द गैप बिटवीन दिस एट द टाइम व्हेन पॉजिटिव पोलरिटीज ऑफ these हैव बीन रिवर्स्ड। और जैसे ही ये इंटर D2 से इंटर करके ये D1 में आता है, तो इसका जो चार्ज पार्टिकल्स होता है रिवर्स हो जाता है, मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव बना और नेगेटिव से पुनः वो पॉजिटिव बन गया। रिवर्स व्हेन पोलरिटीज ऑफ these have been reversed, now the proton is further accelerated towards D1। अब जो प्रोटॉन्स है वो D1 में एक्सेलरेट करने लगता है। Then it enters D1 and again describe the semicircle due to the magnetic field। ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल D1 में जैसे ही इंटर करते हैं, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो मूव करने लगते हैं एज अ सेमी सर्कल मींस कंप्लीट करते हैं। जैसे इसमें आप D2 में आप देख सकते हैं कि D2 में ये जो सेमी सर्कल बन रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल पे जो इफेक्ट हो रहा है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ये हाफ सर्किल का फॉर्मेशन बनाता है। और उसी तरह से जैसे ही D2 से इंटर करके D1 में चार्ज पार्टिकल इंटर करता है, तो उस पर भी मैग्नेटिक का इफेक्ट होता है, जिसके वजह से वो भी सेमी सर्कल का फॉर्मेशन करता है। This process continues till the proton reaches the periphery of the D system। मीन्स ये कंटिन्यू इस तरह से प्रोसेस होते रहता है, ये तब तक प्रोसेस होता है जब तक कि ये कंप्लीट लास्टली ये यहाँ पर एक विंडो है, ये मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि जब तक ये लास्ट सेमी सर्कल में इंटर न कर जाए तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। द प्रोटॉन रीचेज द पेरिफेरी ऑफ द system। At this stage the proton is deflected by the deflecting plate। और जो प्लेट जो होता है, जो प्रोटॉन होता है, जैसे ही लास्ट पेरिफेरी में इंटर करता है, वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो होता है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, which then comes out through the window and hits the target। जैसे ये डिफ्लेक्ट हो करके वो बाहर निकलता है, वो जहां पर हमारा टारगेट होता है उस टारगेट पर ये हीट करता है। तो इस तरह से ये वर्किंग होता है, हीट करता है मीन्स एनर्जी को प्रोड्यूस करने लगता है। इस तरह से हमारा वर्किंग है। अब बात करेंगे थ्योरी की। व्हाट इज थ्योरी ऑफ द साइक्लोट्रॉन। थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट थ्योरी आप इस पर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन की थ्योरी की चर्चा करेंगे। साइक्लोट्रॉन
में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मूव्स सेमी सर्कल में करते हैं। ये मूव्स करते हैं तो इसमें टू फोर्सेस होते हैं। एक फोर्सेस जो होते हैं वो लॉरेंस फोर्स होते हैं और सेकेंड जो फोर्स होते हैं वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर फोर्स एक्ट करता है और लॉरेंस फोर्स होते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है तो उसको बोल देते हैं लॉरेंस फोर्स। तो हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ द साइक्लोट्रॉन। थ्योरी की बात करते हैं। सपोज दैट व्हेन अ प्रोटॉन, यहां पर लिख लेते हैं व्हेन अ प्रोटॉन मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसको हम कर सकते हैं when a proton moves at right angles, at right angles angle in a magnetic field, in a magnetic field, then Lorentz force F is equal to QVB sin 90 डिग्री because थीटा is equal to 90 डिग्री। और आप जानते हैं F is equal to QVB, हमारा sin 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। दिस फोर्स हम लिख सकते हैं दिस फोर्स by the particles of the, this force provide the completing, this force provide completing in a circle। ये जो है सेमी सर्कल में कंप्लीटिंग कर रहा है तो हम लिख सकते हैं दिस फोर्स प्रोवाइड द सेमी सर्कल या कंप्लीटिंग, प्रोवाइड द कंप्लीटिंग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस फोर्स प्रोवाइडेड द सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। देन ये जो लॉरेंस फोर्स है, ये लॉरेंस फोर्स जो होते हैं वो सेंटर की ओर लगते हैं, तो सेंटर की ओर लगते हैं तो सेंटर पर भी एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। देन ये लॉरेंस फोर्स F, सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय स्मॉल r, इसको इक्वेशन 2 करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we can write mv square by small r is equal to qvb, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल r is equal to vb, कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r is equal to mv by qb। This is the radius of the charge particles, this is the radius of the charge particles, small r is equal to mv by qb। अगर हमें टाइम पीरियड निकालना हो, अगर हमें टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स निकालना हो, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं टाइम, और लिख सकते हैं टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल। आप जानते हैं टाइम इज इक्वल टू होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है। तो आप जानते हैं डिस्टेंस के जगह पर हम चूंकि सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का जो डिस्टेंस होगा वो पाई
r हो जाएगा। और वेलोसिटी अगर हमें v यहां से निकालना हो, सपोज दैट अगर v आपको निकालना हो तो आप लिख सकते हैं r क्यू बी और बाई स्मॉल m कर सकते हैं। r इज इक्वल टू एम भी बाई क्यू बी है, यदि v निकालना हो तो r क्यू बी बाई m कर सकते हैं। तो यहाँ वेलोसिटी के जगह पर हम r क्यू बी बाई स्मॉल m करते हैं, स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, सो स्मॉल t इज इक्वल टू हमारा m पाई m और बाई क्यू बी। दिस इज द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल इन द हाफ सर्किल। और सपोज दैट टाइम पीरियड की बात करें, अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड मीन्स ये कंप्लीटली, ये जो कंप्लीट करेगा पूरे वन सर्किल को हम टाइम पीरियड बोल देते हैं। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड, हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं। इफ चार्ज पार्टिकल, इफ कैपिटल टी इज, लिख लेते हैं, इफ कैपिटल टी इज टाइम टेकन, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, then half circle is completed by charge particle then हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड कैपिटल T बाई 2 इज इक्वल टू स्मॉल t, बिकॉज हाफ जो ये टाइम टेकन है, टाइम टेकन जो है हाफ सर्किल का है, और पूरा टाइम पीरियड की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं t बाई 2 इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन, या फिर हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 स्मॉल t, या फिर लिख सकते हैं कैपिटल T इज इक्वल टू t के जगह पर हम ये पुट करते हैं पाई m, तो लिख सकते हैं 2 पाई m बाई क्यू बी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। यदि हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल की, फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स स्मॉल f इज इक्वल टू 1 बाई टी, या फिर लिख सकते हैं 1 बाई टी के जगह पर 2 पाई m बाई हम क्यू भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल स्मॉल f इज इक्वल टू, ये क्यू भी ऊपर चला जाएगा, क्यू बी बाई 2 पाई स्मॉल m। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। अब बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है, और 2 पाई और f के जगह पर हम क्यू बी बाई 2 पाई स्मॉल m कर लेते हैं। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू बी बाई स्मॉल m। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। अब बात करते हैं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। आप जानते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा कि चार्ज पार्टिकल्स का क्या फॉर्मूला मीन्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 और m करते हैं v के जगह पर v का मान अगर पुट करते हैं या आप जानते हैं r q b बाय स्मॉल m का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर कर लेते हैं। इसको आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू 1/2 m इंटू r² q² b² बाय स्मॉल m का स्क्वायर। एक m कैंसिल हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2 m इंटू r² q² b²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। तो इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ व्हाट इज द यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन, और कुछ न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन एंड व्हाट इज द यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजेज मींस लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का सबसे पहला लिमिटेशन है साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स। जैसे हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़े हैं, इट इज एन डिवाइस दैट यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। जो साइक्लोट्रॉन होते हैं चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने का एक डिवाइस है, बट अनचार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उसको वो मीन्स एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। तो पहला लिमिटेशन हम कह सकते हैं साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स। सेकेंड लिमिटेशन की बात करते हैं साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल मास। इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है बहुत ही स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इसको भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता है साइक्लोट्रॉन। मीन्स साइक्लोट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल मास। थर्ड लिमिटेशन की बात करते हैं द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैविंग लार्ज मास दैट इज ions cannot move at limitless speed in a cyclotron। जो ions होते हैं, ions के मास जो होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं, वो एक लिमिटलेस में वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन हुआ। अब बात करते हैं व्हाट इज यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहला यूज की बात करते हैं, इट इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव मटेरियल फॉर मेडिकल पर्पस। इट इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव मटेरियल फॉर मेडिकल पर्पस। मेडिकल पर्पस के लिए जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करने में ये काम आता है। सेकेंड, इसका यूज की बात कर रहे हैं, इट इज यूज टू सिंथेसिस फ्रेश सब्सटेंसेस। किसी भी सब्सटेंस को सिंथेसिस फ्रेश करना हो तो हम साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं। नेक्स्ट मीन्स थर्ड यूजेस की बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की, इट इज यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉलिड्स बाय एडिंग आयंस। मीन्स किसी भी सॉलिड को अगर हमें उसको इम्प्रूव करना हो, मीन्स अगर अच्छा बनाना हो, क्वालिटी में बहुत बढ़िया बनाना हो, तो उसमें आयंस को हम ऐड कर देते हैं जिससे कि
उसका मीन्स कह सकते हैं क्वालिटी जो होता है इम्प्रूव हो जाता है। फोर्थ यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे। इट इज यूज टू बम्बार्ड द एटॉमिक न्यूक्लियई विथ हाईली एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में हमको न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में स्टडी करना हो तो हाईली चार्ज पार्टिकल्स को बम्बार्ड करके हम उस पे स्टडी कर सकते हैं, मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शन पर स्टडी कर सकते हैं। तो ये सब जो था वो आपका यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन था। इसके पहले हम लोग लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन पढ़े, क्योंकि देखिए साइक्लोट्रॉन जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ देते हैं, तो न्यूमेरिकल की बात करेंगे। न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी सॉल्व जरूर करिएगा। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर कितना आया है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इस वीडियो को आप देखिए और बनाने की कोशिश जरूर करिए। तो हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में जैसे आप जानते हैं कि किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल को बनाने से पहले हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। यदि आप ध्यान से न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में वो बैठ जाता है और आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो बात कर रहे हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल जो वैल्यू दिया है, क्या क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। Calculate the frequency of electric field that must be applied between the discs of a cyclotron in order to isolate alpha particles if the magnetic flux density applied in the cyclotron is 3.14 Tesla. Given mass of proton is equal to 1.67 into 10 to power minus 27 kg। तो जो वैल्यू दिया है उसको पहले नोट करते हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पहले वर्ड करते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वर्ड कर ले रहे हैं। और आपका मैग्नेटिक दिया है B इज इक्वल टू आपका density applied in the cyclotron is B is equal to 3.14 टेस्ला दिया हुआ है। ये टेस्ला बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहिए। गिवन मास ऑफ प्रोटॉन मींस मास ऑफ प्रोटॉन MP is equal to 1.67 into 10 to power minus 27 kg दिया हुआ है और हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो हम करते क्या है, सबसे पहले F निकालने के लिए हम मास ऑफ यहां पर अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये याद रखिएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो हम यहाँ पर 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन को मल्टीप्लाई करते हैं 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 7 जा 28 और 64 4 जा 64 और 2 66 मीन्स इस तरह से कर लेते हैं इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। ये 4 हो जाएगा, ये 6। तो ये आपका हो गया। और हम बात कर रहे हैं और ये तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हो गया। अब बात करते हैं चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और Q इज इक्वल टू, आप जानिए कि जब भी चार्ज की बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो Q इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इंटू इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम मीन्स 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम हो गया। और आप जानते हैं सिंस फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का, अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो हम लिख सकते हैं QB बाय
2 पाई स्मॉल m। f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी और इज इक्वल टू QB बाई 2 पाई m और Q के जगह पर हम वैल्यू पुट करते हैं 3.2 इंटू 10⁻19 और B के जगह पर B का वैल्यू पुट करते हैं 3.14 और बाई 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 और इंटू m मीन्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 6.68 इंटू 10⁻⁻27। ये 3.2 कैंसिल हो जाएगा, 3.14 ये कटा लेते हैं, 1.6 कटाइएगा और इसको डिवाइड करके आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा 2.4 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। ये आपका आंसर फाइनली आंसर हो गया। आप इसको जरूर सॉल्व करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर 2.4 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज आया है कि नहीं और ये न्यूमेरिकल आपको आया है कि समझ में आया है कि नहीं। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।